नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ महा मैराथन करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर का एमसीक्यू करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम ने देश में टॉप स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबिकापुर। ठीक है दोस्तों, अंबिकापुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में टॉप स्थान हासिल किया है। ठीक है, वही 50,000 से लेकर के 3 लाख की जनसंख्या वाली श्रेणी में क्या किया है? छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में किस एजेंसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी कि सूडा को दोस्तों प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए क्या किया गया है कि नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 240 बसें चलेंगी। ठीक है, प्रथम चरण में 240 बसों की स्वीकृति मिली है। दोस्तों, ये जो बस है ये रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग, भिलाई और कोरबा, इन 4 शहरों में अभी चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अटल नगर नवा रायपुर में स्थापित होने वाले प्रथम सेमीकंडक्टर संयंत्र में किस उन्नत तकनीक की चिप्स बनेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम नाइट्राइड। ठीक है, GAN गैलियम नाइट्राइड दोस्तों, इसका क्या किया जाएगा? यहां पर चिप्स बनाया जाएगा दोस्तों 2030 तक। कितना? तो 10 अरब 2030 2030 तक दोस्तों 10 अरब चिप्स निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजिम कुंभ कल्प 2025 कब आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन था ये 12 से लेकर के 26 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राजिम का जो गरियाबंद जिला है, गरियाबंद जिला, ठीक है, यहां पर दोस्तों राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जाता है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष इसका उद्घाटन किसने किया? तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं रमेन डेका जी, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुशासन तिहार 2025 किस तिथि से आरंभ हुआ? देखिए दोस्तों, जो सुशासन तिहार था ये आरंभ हुआ 8 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और समापन कब हुआ इसका? तो देखिए इसका जो समापन हुआ वो हुआ दोस्तों 31 मई को। 31 मई 2025 को इसका समापन हुआ। ठीक है, कितने चरण में आयोजित किया गया था? तो ये 3 चरणों में आयोजित किया गया था सुशासन तिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिलों को बेस्ट परफॉर्मिंग जिला का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहला मानपुर जो अंबागढ़ चौकी है एवं शक्ति, इन दोनों को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ के, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग जिला का पुरस्कार मिला है इन लोगों को। अगला देखते हैं, आधार सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को किन आयु वर्ग के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट हेतु सम्मान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7 वर्ष एवं 15 से कितना 17 वर्ष वालों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में छत्तीसगढ़ को 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए दोस्तों, 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 4102 पंचायतों को क्या किया गया है? टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ में मनरेगा की नई दैनिक मजदूरी दर कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 रुपए। ठीक है, देखिए पूर्व में कितना था? तो पूर्व में था 243 रुपए, बढ़कर कितना हो गया? 261 रुपए हो गया, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? तो 18 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने प्रतिशत की आपसे पूछ सकता है? तो 7.41% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत सर्वाधिक दैनिक मजदूरी किस राज्य में निर्धारित की गई है और यह कितनी है? ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में 261 रुपए, ठीक है, असम में 256 रुपए, हरियाणा में 400 रुपए और नागालैंड में 241 रुपए। दैट मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में कितना निर्धारित किया गया है? तो 400 रुपए निर्धारित किया गया है मनरेगा मजदूरी दर। ठीक है, नेक्स्ट है, 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य का तेंदुपत्ता संग्रहण लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16.72 लाख
मानक बोरा निर्धारित किया गया है तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य 2025 में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2025 में तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु प्रति मानक बोरा परिश्रमिक दर क्या निर्धारित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5500 रुपये। ठीक है, परिश्रमिक दर कितना निर्धारित किया गया है छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति मानक बोरा? तो 5500 रुपये। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु कुल कितनी प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में कुल 902 लघु और ठीक है प्राथमिक और लघु वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप सबकी डिमांड पर फाइनली करंट अफेयर 2025 का कंप्लीट पीडीएफ बन चुका है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ में एमसीक्यू मिलेगा। इनफैक्ट इस वीडियो में आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें उससे भी ज्यादा प्रश्न कवर किए गए हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और मात्र 40 रुपए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9131897781 पर भेज देना है। आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। बस्तर पंडुम में ये जो पंडुम शब्द है ये किस बोली से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है हल्बी बोली, गोंडी बोली, मुरिया बोली या फिर सौर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गोंडी बोली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बस्तर पंडुम में ये जो पंडुम शब्द है ये लिया गया है गोंडी बोली से। ठीक है दोस्तों, बस्तर पंडुम का अर्थ होता है बस्तर का उत्सव। क्या अर्थ है इसका? बस्तर का उत्सव। पंडुम यानी कि क्या? आपका उत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडी बोली में पंडुम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है उत्सव। अगला देखते हैं। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किस तिथि में हुआ? ऑप्शन है दोस्तों 1 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025। देखिए 5 अप्रैल 2025 ये क्या था? समापन था। बस्तर पंडुम का समापन कब हुआ? तो 5 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और शुरुआत हुआ था दोस्तों इसका 12 मार्च 2025 को। अगला देखते हैं। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब तक किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आयोजन है 5 अप्रैल 2025 तक किया गया। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था? तो देखे थे हम लोग 12 मार्च को ये क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था बस्तर पंडुम, और 3 चरण में ये चला। ठीक है, कौन कौन से चरण हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किस क्षेत्र के जिलों में हुआ? तो ऑप्शन है बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग। तो ये देखिए, ये तो प्रश्न से ही पता चल रहा है कि कहाँ किस क्षेत्र के जिलों में हुआ? तो बस्तर संभाग के जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में? तो 7 जिलों में बस्तर संभाग के बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं। बस्तर पंडुम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दोस्तों व्यापार को बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षक, आदिवासी लोक संस्कृति और लोक कलाओं को प्रोत्साहित करना, या फिर चुनाव प्रचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आदिवासी लोक संस्कृति और लोक कलाओं को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ये बस्तर पंडुम के आयोजन का उद्देश्य था। इसके अलावा और ठीक है, तो युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर जो नक्सलवाद है दोस्तों उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। बस्तर पंडुम 2025 किस विभाग के द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन है शिक्षा विभाग के द्वारा, महिला बाल विकास, पुलिस विभाग या फिर ग्रामीण विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस विभाग के द्वारा। ठीक है, पुलिस विभाग यानी कि आपका गृह मंत्रालय। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। बस्तर पंडुम 2025 में सहयोगी विभाग कौन सा था? ऑप्शन है वित्त विभाग, सांस्कृतिक विभाग, स्वास्थ्य विभाग या फिर कृषि विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विभाग। ठीक है, जो संस्कृति विभाग था दोस्तों इसके मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो देखिए ये जो विभाग है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ठीक है, उन्हीं के पास है आपका संस्कृति विभाग। अगला देखते हैं। बस्तर पंडुम में कुल कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई? तो देखिए इसमें 7 प्रकार की विधाएं जो थी दोस्तों ये आयोजित की गई थी। ठीक है, कौन कौन सी? तो देखिए जनजातीय नृत्य हो गया। इसके अलावा जनजातीय नृत्य के अलावा आपका जनजातीय गीत, ठीक है, और जनजातीय नाट्य, जनजातीय क्या हो गया आपका? वाद्य यंत्र। ठीक है, इसके अलावा पेय पदार्थ और आभूषण। ठीक है, पेय पदार्थ और आभूषण, ये जो थे दोस्तों 7 प्रकार के, ठीक है, ये विधाएं यहां पर आयोजित की गई थी। अगला देखते हैं।
बस्तर पंडुम 2025 का टैगलाइन क्या था? तो ऑप्शन है बस्तर की विरासत, बस्तर का गौरव, सहज सरल उम्मीदों से भरा अद्वितीय बस्तर, या फिर माटी की महक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरल सहज सरल उम्मीदों से भरा अद्वितीय बस्तर, ये बस्तर पंडुम 2025 का टैगलाइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर पंडुम का आयोजन कितने चरणों में हुआ? तो देखिए इसका जो आयोजन था ये 3 चरणों में हुआ। ठीक है, एक तो आपका दोस्तों विकासखंड स्तरीय, ठीक है, विकासखंड स्तरीय हुआ जो कि 12 से लेकर के आपका 20 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 12 से कब तक? तो 20 मार्च। इसके अलावा दोस्तों जिला स्तरीय हुआ। ठीक है, जिला स्तरीय जो हुआ इसका आयोजन हुआ था 21 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक। 21 मार्च से कितना? तो 23 मार्च तक जिला स्तरीय आयोजन किया गया था। ठीक है, और तीसरा हुआ था संभाग स्तरीय। दोस्तों जो संभाग स्तरीय आयोजन था इसका आयोजन 1 से लेकर के आपका 5 अप्रैल के बीच में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तिथि क्या है? तो देखिए राज्य स्तरीय जो आयोजन था दोस्तों इसका आयोजन किया गया था 1 से 5 अप्रैल 2025 को। अगला देखते हैं बस्तर पंडुम 2025 में कुल कितने जिलों ने भाग लिया? तो देखिए इसमें बस्तर संभाग के कुल 7 जिले जो थे उन्होंने भाग लिया। अगला देखते हैं बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है शिक्षा, गृह, संस्कृति या फिर कृषि मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्रालय। ठीक है, अगला देखते हैं बस्तर पंडुम 2025 का नोडल विभाग कौन सा था? तो ऑप्शन है पर्यटन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, संस्कृति मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय जो था ये नोडल विभाग था बस्तर पंडुम 2025 का। अगला है बस्तर पंडुम 2025 के आयोजन मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के क्या हैं? गृह मंत्री हैं। ठीक है, और इन्हीं के विभाग के अंतर्गत बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया गया था। बस्तर पंडुम 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री अमित शाह जी। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं ये बस्तर पंडुम 2025 में मुख्य अतिथि थे। अगला देखते हैं बस्तर पंडुम समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों दंतेवाड़ा में। ठीक है, बस्तर पंडुम का जो समापन हुआ था वो कब हुआ था? तो 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को इसका समापन किया गया था। कहाँ? तो दंतेवाड़ा में। अगला देखते हैं बस्तर पंडुम 2025 का समापन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 अप्रैल 2025। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बस्तर पंडुम के समापन समारोह में विजेता जिलों को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो देखिए ये जो विजेता जिले बने थे बस्तर पंडुम में, ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। अगला देखते हैं जनजातीय गीत श्रेणी का विजेता जिला कौन सा था? ऑप्शन ए कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर या फिर सुकमा। देखिए दोस्तों ये जो बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया था यहाँ पर, ठीक है, 7 विधाएं शामिल थे। अब उसमें 7 विधाएं में कौन कौन से जिले जो थे वो विजेता रहे वो देखेंगे हम लोग। तो जनजातीय गीत श्रेणी का विजेता कौन सा जिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणपुर। ठीक है, अगला देखते हैं जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता में कौन विजेता रहा? ऑप्शन है नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर या फिर बस्तर। तो देखिए जनजातीय नृत्य जो था इसमें कोंडागांव विजेता रहा। ठीक है, नारायणपुर का भी हमने देखा था। ठीक है, नारायणपुर का क्या आपका जनजातीय गीत में विजेता रहा। इसके अलावा जनजातीय वाद्य यंत्र श्रेणी में कौन सा जिले विजेता रहा? तो देखिए वाद्य यंत्र श्रेणी में आपका नारायणपुर विजेता रहा। ठीक है, अगला देखते हैं जनजातीय शिल्प कला एवं चित्रकारी में कौन सा जिला विजेता रहा? तो इसका विजेता भी दोस्तों नारायणपुर जिला रहा। अगला देखते हैं जनजातीय पेय पदार्थ में कौन सा जिला विजेता रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, जो बीजापुर जिला है दोस्तों ये जनजातीय पेय पदार्थ में विजेता रहा। अगला है जनजातीय आभूषण प्रतियोगिता में किस जिले को विजेता घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंतेवाड़ा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं बस्तर पंडुम के विजेता जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए कुल संख्या कितनी थी इसकी? 5 थी। ठीक है, 5, जिसमें दोस्तों नारायणपुर जो था 7 विधाएं आयोजित की गई थी। ठीक है, तो नारायणपुर ने कितने विधाएं जीते? 3 विधाएं जीती। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक तो गीत हो गया, दूसरा नाट्य और तीसरा शिल्प, शिल्प जो चित्रकारी होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोंडागांव, कोंडागांव ने कितने विजेता जिलों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, 5 थी। तो नारायणपुर, दूसरा कौन सा दोस्तों? कोंडागांव, इसने एक विधाएं में जीती हासिल की। ठीक है, कौन से में? तो नृत्य में, कोंडागांव ने नृत्य में। इसके अलावा दोस्तों कांकेर, ठीक है,
कांकेर ने किसमें, तो कांकेर ने दोस्तों एक विधाय में जीत हासिल की, ठीक है, किसमें, तो वाद्य यंत्र में, वाद्य यंत्र। इसके अलावा बीजापुर ने एक जो कि पेय पदार्थ में, और दंतेवाड़ा ने एक जो कि आभूषण में, ठीक है। अगला देखते हैं, बस्तर पंडुम 2025 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है मेट्रो विकास, रोजगार मेले का आयोजन, नक्सलवाद का समापन, या फिर चुनाव प्रचार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नक्सलवाद का समापन। अगला देखते हैं, बांस शिल्प किन जनजातियों से जुड़ा है। ऑप्शन है दोस्तों धनवार बिरहोर, कोरकू प्रधान, धुरवा मुरिया, या फिर उरांव खैरवार। तो देखिए बांस शिल्प जो होता है ये आपका जुड़ा हुआ है धनवार और बिरहोर से, ठीक है। इसके अलावा और किससे जुड़ा हुआ है, तो एक तो कंडरा जनजाति जो होता है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कमार से भी, कंडरा, कमार, धनवार, बिरहोर, ये क्या करते हैं, बांस शिल्प जनजाति। अगला देखते हैं, ताड़ी पेय पदार्थ किस जनजाति से संबंधित है। तो ताड़ी जो है दोस्तों ये बैगा जनजाति से संबंधित है। अगला है, सल्फी पेय पदार्थ किस जनजाति द्वारा उपयोग में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुरिया होते हैं, मुड़िया जनजाति, ठीक है, इन्हें कहते हैं, या फिर माड़िया, मुरिया, मुड़िया, माड़िया, ये क्या होते हैं दोस्तों आपके सल्फी पेय पदार्थ, ठीक है, ये लोग उपयोग में लाते हैं। अगला देखते हैं, पेय पदार्थ किस जनजातियों से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है आपका गोंड जनजाति से। अगला देखते हैं, कोसमा पेय पदार्थ का प्रयोग किस जनजाति में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति में। अगला देखते हैं, मांगमोती, पटिया और बेंदी किस अंग के आभूषण है। चलिए भाई देखिए, ये जो मांगमती, पटिया और बेंदी ये तीनों ही दोस्तों आपका सिर के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है, तो सिर के आभूषण है। अगला है, तोड़ा, पैंजन, पैरी। अब पैरी बोल दिया यानी कि इसका तो कंफर्म हो गया कि ये पैर के आभूषण होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, कमरबंद, करधनी कहाँ पहनते हैं दोस्तों, तो ये पहना जाता है कमर में, ठीक है। अगला देखते हैं, धनकुल गीत जो जगार गीत होता है ये किस जनजाति से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों आपका हल्बा और भतरा जनजाति से संबंधित है धनकुल गीत, जो जगार गीत कब भी कहते हैं इसे। रीलो गीत किस जनजाति का लोकगीत है। तो देखिए दोस्तों, रीलो गीत जो होता है ये मुरिया जनजाति, मुरिया और माड़िया जनजाति जो होता है इसका क्या है, आपका लोकगीत है। अगला देखते हैं, फाग गीत किस जनजाति से संबंधित है। तो गोंड और बैगा जनजाति से संबंधित है फाग गीत। अगला है, ककसार नृत्य किस जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरिया जनजातियों द्वारा दोस्तों ककसार नृत्य जो है वो किया जाता है। अगला देखते हैं, परब नाच किस जनजाति का नृत्य है। तो देखिए परब नाच जो है दोस्तों ये धुरवा जनजाति का नृत्य है। किसका, तो धुरवा जनजाति का नृत्य है परब नाच। अगला है, गौर नृत्य और दंडामी किस जनजातियों में प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है मुरिया और आपका माड़िया में गौर नृत्य, ठीक है, और दंडामी नृत्य जो है ये आपका प्रसिद्ध है मुरिया माड़िया जनजाति में। अगला है, भतरा नाट किस जनजाति के हैं। तो देखिए भस्त्रा नाट दोस्तों, भतरा से ही समझ आ रहा है कि भतरा का ही होगा, ठीक है। भतरा नाट किस जनजाति के, तो भतरा जनजाति के। इसे उड़िया नाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़िया नाट्य भी कहा जाता है आपका भतरा नाट को। अगला देखते हैं, गौरा जो माओ पाटन नाट्य है इस किस जनजाति से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों आपका मुरिया जनजाति से, ठीक है। मुरिया और माड़िया जनजाति जो होता है इससे संबंधित है आपका गौर या फिर माओ पाटा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नक्सलवाद। तो चलिए नक्सलवाद से संबंधित छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। देखते हैं, ऑपरेशन कगार किस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में चलाया गया था। आपके ऑप्शन है झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो देखिए इस ऑप्शन में तेलंगाना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ होता तो छत्तीसगढ़ भी राइट आंसर हो जाता, और आपका छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ, तो महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए कि त्रिकोणीय क्षेत्र तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के त्रिकोणीय क्षेत्र में दोस्तों ऑपरेशन कगार चलाया गया था। और ये जो ऑपरेशन कगार था ये टोटल 21 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था, तो 21 दिन तक चला था। नेक्स्ट देखते हैं, करेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन कगार कब चलाया गया। तो ये चलाया गया था अप्रैल मई 2025 में, ठीक है। अप्रैल मई 2025 में चलाया गया था। छत्तीसगढ़ के सबसे संगठित नक्सल विरोधी सैन्य अभियान था आपका ऑपरेशन कगार। यहाँ पर दोस्तों 31 नक्सली जो थे ये क्या हो गए थे, ढेर हो गए थे आपका ऑपरेशन कगार में, जो कि 21 दिनों तक चला था उसमें, ठीक है। काफी मिलता जुलता है 21 और 31, ध्यान रखिएगा। नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने पर नगद सहायता कितनी दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50,000 रुपये रखा गया है नक्सली अगर कोई आत्मसमर्पित कर देता है उसके लिए, ठीक है। यह नक्सलियों के पुनर्वास की शुरुआत में मदद के लिए दिया जाता है ताकि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके आत्मसमर्पण के बाद।
अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले को अप्रैल 2025 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? बीजापुर, राजनांदगांव, कांकेर या फिर नारायणपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस जिले को घोषित किया गया है? तो आपका राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलवित पंचायत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, विकास कार्यों में विस्तार, नक्सल मुक्त पंचायतों को आर्थिक सहायता देना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलवित पंचायत जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है कि नक्सल मुक्त पंचायतों को आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं, बसवराजू उर्फ नंबाला केशव राव पर कितना इनाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए इनाम था इसके ऊपर। ठीक है, देखिए ये आदमी जो था ये माओवाद संगठन जो सीपीआई था उसका क्या था दोस्तों? तो ये महासचिव था, महासचिव था। इसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। अगला देखते हैं, नक्सल विरोधी संयुक्त अभियान ऑपरेशन कगार किस तारीख से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये जो नक्सल विरोधी संयुक्त अभियान ऑपरेशन कगार था ये शुरू हुआ था 21 अप्रैल 2025 को। ठीक है, कितने दिनों तक चला था ये अभियान? तो 21 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलवित पंचायत योजना के तहत ग्राम पंचायत को विकास सहायता कब दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब नक्सली जो होते हैं वो आत्मसमर्पण करते हैं या फिर पंचायत माओवादी मुक्त घोषित करता है, तब जाकर दोस्तों एलवित पंचायत योजना के तहत क्या किया जाता है? सहायता राशि दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति 2025 के तहत शिक्षा के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा के लिए इसके तहत 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हथियार के आत्मसमर्पण पर सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा LMG। ठीक है, जो लाइट मशीन गन होता है ये क्या होता है दोस्तों? काफी खतरनाक होता है और सबसे महंगा भी यही होता है आपका LMG, जो लाइट मशीन गन होता है। ठीक है, और दोस्तों इसके आत्मसमर्पण पर कितने लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए मिलता है। अगला देखते हैं, 2025 तक नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को किस योजना के तहत फ्री में शिक्षा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयास और एकलव्य स्कूल योजना के तहत। नेक्स्ट है, नक्सल विरोधी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हथियार खरीदना, विकास के कामों को रोकना, नक्सलियों को मारना और पुनर्वास कर मुख्य धारा में लाना या फिर जंगल कटाई बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नक्सलियों को मारना और पुनर्वास कर मुख्य धारा में लाना। ठीक है, ये बस्तर में अभी जो हो रहा है नक्सल विरोधी इसका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन क्या पता आगे नक्सलियों को मारकर वहां के जंगलों को भी सरकार वहां के जंगल कटाई के लिए भी आदेश दे सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, अभी तो इन फ्यूचर कुछ नहीं बोल सकते। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, किसे मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को 2024 में कौन सा सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक सम्मान मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इन्हें। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। क्या है? तो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है भारत का आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म था ये 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी की प्रमुख शैली क्या मानी जाती है? तो इनके जो लेखनी की प्रमुख शैली है दोस्तों ये जादुई यथार्थवाद मानी जाती है। ठीक है, अगला है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा था? तो देखिए इनका जो पहला कविता संग्रह था दोस्तों ये था लगभग जय हिंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग जय हिंद, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये इनका पहला कविता संग्रह था। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज किस साहित्यकार की रचना है? दोस्तों नौकर की कमीज जो है ये भी विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, साहित्यकार की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है नौकर की कमीज, जो कि 1979 में क्या किया गया था? प्रकाशित हुआ था। और ये क्या है दोस्तों? ये एक उपन्यास है,
उपन्यास है आपका नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब दिया गया था यह पुरस्कार? तो 1999 में, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल के निवास स्थान का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव जिला है दोस्तों, राजनांदगांव जिला, यहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? ऑप्शन है भाषा की जटिलता, भाषा की सादगी और गहराई, व्यापारिक दृष्टि या फिर राजनीतिज्ञता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की सादगी और गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEN नाबोको अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 किसे मिला? तो ये मिला था दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है जिसकी आंखों में परछाई थी? तो देखिए दोस्तों, जिसकी आंखों में परछाई थी, ठीक है, मछली नाम है उसका। कहानी में मरी हुई मछली के बारे में क्या किया गया है दोस्तों? उल्लेख है। जो मरी हुई मछली होती है उसकी परछाई के बारे में उल्लेख किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी की प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पद्मश्री अवार्ड 2025 से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, पंडीराम मंडावी को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कला के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए, काष्ठ शिल्प एवं पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण करते हैं पंडीराम मंडावी जी, ठीक है। कला के क्षेत्र में इन्हें 2025 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। अगला देखते हैं, पंडीराम मंडावी किस जनजाति से संबंधित है? भील, संथाल, गोंड मुरिया या फिर कोरकू। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित है पंडीराम मंडावी जी, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों पंडीराम मंडावी जी? तो ये नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं, नारायणपुर जिले के। अगला देखते हैं, पंडीराम मंडावी को कौन सी प्रसिद्ध बांसुरी है? तो ऑप्शन है अलगोजा, सुलूर, बास्तर बांसुरी, पावा या फिर बांसुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुलूर, ठीक है। सुलूर जो कि बस्तर बांसुरी है दोस्तों, ये पंडीराम मंडावी की प्रसिद्ध बांसुरी है। अगला क्वेश्चन है, पंडीराम मंडावी कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन है सरगुजा, रायपुर, गढ़बेंगाल, नारायणपुर या फिर दंतेवाड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़बेंगाल जो कि नारायणपुर में है दोस्तों, यहाँ के निवासी हैं पंडीराम मंडावी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडीराम मंडावी को पद्मश्री किसने प्रदान किया? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर उपराष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पंडीराम मंडावी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पंडीराम मंडावी का मुख्य योगदान क्या है? ऑप्शन है आधुनिक चित्रकला, आदिवासी वाद्य यंत्र संरक्षण और प्रचार, नृत्य या फिर हस्तशिल्प व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आदिवासी वाद्य यंत्र संरक्षण और प्रचार पंडीराम मंडावी का मुख्य योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में पंडीराम मंडावी ने यह शिल्प सीखा? तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 12 वर्ष के आसपास, 20 वर्ष या फिर 30 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष के आसपास ही इन्होंने जो कला का क्षेत्र था दोस्तों, इसका शिल्प इसको सीख लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2025 में कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2025 में कुल 113 पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के केवल एक पंडीराम मंडावी जी को दिया गया है। अगला देखते हैं, पंडीराम मंडावी किस गतिविधि में युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं? ऑप्शन है समकालीन चित्रकला, पारंपरिक शिल्प कला, विज्ञान प्रयोग या फिर ऑर्केस्ट्रा। राइट आंसर क्या होगा इसका? पारंपरिक शिल्प कला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रमेन डेका जी, ठीक है दोस्तों। रमेन डेका जी छत्तीसगढ़ के 10वें क्रम के राज्यपाल हैं, ठीक है। पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे दिनेश नंदन सहाय जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रमेश सिन्हा जी। ठीक है, कौन है? जस्टिस रमेश सिन्हा जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से क्रम के हैं दोस्तों? तो ये 15वें क्रम के हैं, 15th क्रम के हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्व में थे अरूप कुमार गोस्वामी जी, और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे WA शीर्षक जी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ प्रशासन में वर्तमान में मुख्य सचिव हैं? ऑप्शन है दोस्तों अरुण कुमार, अमिताभ जैन, RP मंडल या फिर सुब्रत साहू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमिताभ जैन जी। ठीक है दोस्तों, अमिताभ जैन जी छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के मुख्य सचिव है। और प्रथम कौन थे? तो अरुण कुमार छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रमुख लोकायुक्त कौन है? आपके ऑप्शन है दोस्तों जस्टिस TP शर्मा, जस्टिस इंदर सिंह उबवेजा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस इंदर सिंह उबवेजा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रमुख लोकायुक्त हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन है? तो देखिए दोस्तों वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता हैं, ठीक है, वो प्रफुल्ल N भारत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं श्री यशवंत कुमार जी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले रीना बाबा साहब कंगाले पूर्व में कौन थी? तो पूर्व में थी रीना बाबा साहब कंगाले जी, और अभी वर्तमान में हाल ही में नियुक्त हुए हैं श्री यशवंत कुमार जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के राज्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र कुमार शुक्ल, आलोक चंद्रवंशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, यानी कि नरेंद्र कुमार शुक्ल जी और आलोक चंद्रवंशी, ये दोनों ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP हैं? तो देखिए पूर्व में कौन थे दोस्तों? तो पूर्व में थे अशोक जुनेजा, सबको पता होगा। ठीक है, तो वर्तमान में अभी हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं अरुणदेव गौतम जी। ठीक है, ये क्या है? अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के DGP हैं। प्रथम कौन थे? तो प्रथम पूछ सकता है कि मोहन शुक्ल जो थे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम DGP थे। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अरुणदेव गौतम जी जो हैं ये छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के DGP हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुश्री रीता सांडिल्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC की क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, प्रथम कौन थे? तो प्रथम दोस्तों श्री मोहन शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के प्रथम अध्यक्ष थे CGPSC के। ठीक है, और श्री टामन सिंह सोनवानी, सबको पता होगा भ्रष्टाचारी थे ये छत्तीसगढ़ के, इससे पूर्व में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री श्रीनिवास मद्दी जी जो हैं दोस्तों, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो देखिए बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं, पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वर्तमान में अभी कौन से में है? अभी बीजेपी पार्टी में है। इससे पहले किस में थे ये? तो इससे पहले दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी में थे। तो इनके पार्टी का कोई भरोसा नहीं रहता है, दल बदलू आदमी है। ठीक है, अभी वर्तमान में दोस्तों चिंतामणि महाराज जी सरगुजा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो देखिए दोस्तों राजनांदगांव लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद हैं संतोष पांडे जी। ठीक है, रायगढ़ लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राधे श्याम राठिया जी। ठीक है, और रायगढ़ वासियों आपके क्षेत्र में रायगढ़ लोकसभा विधायक ने कितना काम किया कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, जिस क्षेत्र के भी हो, जैसे कि बिलासपुर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोखन साहू जी। ठीक है, अब तोखन साहू जी हैं बिलासपुर लोकसभा सीट से, तो बिलासपुर वाले जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इन भाई साहब ने कितना काम किया। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि ये मोदी मंत्रिमंडल में क्या है? आवास एवं शहरी आवास एवं शहरी मामलों के क्या है? राज्य मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में। ठीक है, तोखन साहू जी। फिर भी छत्तीसगढ़ का क्या विकास हो रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, आप बताइएगा कमेंट करके। दुर्ग लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो दुर्ग लोकसभा सीट से दोस्तों विजय बघेल जी, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है, रायपुर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। ठीक है, सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीते थे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है, बस्तर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महेश कश्यप जी बस्तर लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि काफी चर्चा में रहते हैं, कांकेर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोजराज नाग जी। भले ही ये छत्तीसगढ़ के सबसे कम वोटों के अंतर से जीते थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन इनका तेवर आप देखिएगा तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सबसे कम वोट से जीतने वाले हैं, कांकेर लोकसभा सीट से सांसद है भोजराज नाग जी। नेक्स्ट देखते हैं, महासमुंद लोकसभा सीट से कौन जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूप कुमारी चौधरी जी। ठीक है, रूप कुमारी चौधरी जी दोस्तों महासमुंद लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं। नेक्स्ट है, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कमलेश जांगड़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योत्सना महंत। ठीक है दोस्तों, ज्योत्सना चरणदास महंत जो है ये कांग्रेस पार्टी के हैं और ये आपका कोरबा लोकसभा सीट से सांसद है। दोस्तों याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट हैं। ठीक है, जिसमें से 10 तो केवल बीजेपी के पास है और एक है कांग्रेस के पास में अभी वर्तमान में, याद रहेगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? वैसे इनको मुख्यमंत्री तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कौन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री? तो श्री विष्णुदेव साय जी दोस्तों छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे पूर्व में भूपेश बघेल जी। ठीक है, अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन है विजय शर्मा, अरूण साव, उपरोक्त दोनों, या फिर टीएस सिंहदेव। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो विजय शर्मा जी। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं, और दूसरे हैं दोस्तों अरूण साव जी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। एक मंत्री से जो संभल नहीं रहा था तो 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए। ठीक है, एक सीएम से छत्तीसगढ़ नहीं संभल सकता इनके हिसाब से। तो टीएस सिंहदेव के बारे में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के क्या थे? प्रथम डिप्टी सीएम। प्रथम डिप्टी सीएम थे दोस्तों छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन है श्री केदार कश्यप, चरणदास महंत, डॉक्टर रमन सिंह, या फिर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर रमन सिंह वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं वो हैं चरणदास महंत जी। ठीक है, चरणदास महंत जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है? तो अमरजीत सिंह छाबड़ा जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरजीत छाबड़ा जी वर्तमान में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खुफिया यानी कि जो इंटेलिजेंस विभाग है, ठीक है, उसकी चीफ कौन है वर्तमान में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री अमित कुमार जी। आईपीएस अमित कुमार जी दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ खुफिया इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ योजना आयोग एवं खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जो हैं वही छत्तीसगढ़ योजना आयोग हो गया और खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका रामविचार नेताम जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के क्या है वर्तमान में? प्रोटेम स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री दारू मंत्री जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकान खोल दे रहे हैं। ठीक है, तो विष्णुदेव साय जी जो है दोस्तों साय छत्तीसगढ़ में शराब खोल रहे हैं, शराब खोल रहे हैं और युवाओं को क्या कर रहे हैं? शराब की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग है, इसके अलावा इनके पास खनिज साधन है, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, परिवहन एवं अन्य विभाग, जितने विभाग छत्तीसगढ़ के बचते हैं दोस्तों जो और किसी मंत्री के पास नहीं होंगे वो सभी इनके पास है, दारू वाले बाबा हमारे विष्णुदेव साय जी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री हैं? तो इन सभी विभाग के मंत्री हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी। ठीक है, ओपी चौधरी जी मंत्री हैं दोस्तों, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, जो कि छत्तीसगढ़ वासियों को क्या कर रहे हैं? टोपी पहना रहे हैं। शिक्षक भर्ती आप लोग देखे ही होंगे, 57,000 इनके मैनिफेस्टो में दिया हुआ था। ठीक है, कितना था? 57,000। इसके बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कितना घोषणा किए? 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किए। और आपको क्या मिला? अभी झुंझुना पकड़ा दिए, कुछ नहीं मिला। टोपी पहना रहे हैं ओपी चौधरी जी खाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है? तो इन सभी विभाग के मंत्री हैं दोस्तों आपके अरूण साव जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं दोस्तों वर्तमान में विजय शर्मा जी हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। इनके पास गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी सब इन्हीं के पास है, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री कौन है? अगर आप महिलाएं हैं तो आप सबको पता ही होगा और पुरुषों को भी पता होगा, ठीक है। तो इनका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी रजवाड़े, ठीक है। रील में खाली बिजी रहती हैं, आपने इनका रील देखा होगा अम्मा वाला ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो लक्ष्मी रजवाड़े दी हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के में महिलाओं की आप हालात देखिए दोस्तों कि महिलाओं की जो दुर्दशा है, रेप के मामले छत्तीसगढ़ में कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये हमारी छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री क्या करती हैं? खाली रील बनाने में व्यस्त हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री टंकराम वर्मा जी बने हैं, ठीक है, सॉरी टंकराम वर्मा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य का हाल आप लोग देखे ही होंगे, महिलाएं किस तरह से कभी भार में उठा के चलती हैं, कभी गोदी में कोई उठा के चल रहा है, आपको वो प्रेग्नेंट औरतों को, इस तरह का हालात हो गया छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था का। तो इनके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद भी मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य का हालत जीरो, ठीक है, वहीं का वहीं है और डाउन हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका श्याम बिहारी जायसवाल जी। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों इनके पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों किसानों की हालात तो आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कौन है कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के वर्तमान में? तो रामविचार नेताम जी, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कौन कौन सा विभाग है? आदिम जाति विकास है, अनुसूचित जाति विकास है, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि ये 32,000 का क्या किए थे, एक तो मग खरीदे हैं ये लोग, ठीक है, काफी कंट्रोवर्शियल चल रहा है इनका। 32,000 में आदिवासियों के जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वहां पर उनके लिए जो आता है उसमें जो 100 रुपये 200 रुपये में मिलता है, उसमें ये 32,000 का एक मग खरीद रहे हैं, ठीक है। बताइए कितने किस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाल दास बघेल जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के श्रम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है? तो लखनलाल देवांगन जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है, वो हैं दोस्तों केदार कश्यप जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग जो है दोस्तों केदार कश्यप जी के पास है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए जो योग आयोग है दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रूप नारायण सिन्हा जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं श्री संदीप शर्मा जी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बरडिका शर्मा, ठीक है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर विनय कुमार गोयल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य केस शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है? तो जो मोना सिंह जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य केस शिल्पी कल्याण बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ACCR के वर्तमान प्रबंधक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री तरुण प्रकाश, ठीक है। और अंत में दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो भाई किसी को पता नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ के जो विष्णुदेव साय जी हैं दोस्तों अभी किसी को भी नहीं दिया गया है, शिक्षा विभाग जो है किसी को भी नहीं दिया गया है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के वही अपने पास रखे हैं शिक्षा विभाग को, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में कोई नहीं है। अब आगे किसी को बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं पता नहीं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की हालात आप देख ही चुके हैं, 4,000 से भी अधिक स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है या फिर मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस हद तक हमारा अभी छत्तीसगढ़ चला गया है। इसके अलावा भर्तियों के मामले में तो देखे होंगे आप लोग किस तरह से आपको झुंझुना पकड़ाया जा रहा है।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप सबकी डिमांड पर फाइनली करंट अफेयर 2025 का कंप्लीट पीडीएफ बन चुका है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ में एमसीक्यू मिलेगा। इनफैक्ट इस वीडियो में आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें उससे भी ज्यादा प्रश्न कवर किए गए हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और मात्र 40 रुपए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9131897781 पर भेज देना है। आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो कब किया गया है? 2025 में किया गया है। ठीक है, वर्ष 2025 में दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की जो अस्थायी सूची होता है इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अस्थायी सूची में शामिल होने वाला ये छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थल है। ठीक है, कौन सा स्थल है? तो प्रथम स्थल है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों ये स्थित है जगदलपुर में। जगदलपुर, ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? तो बस्तर जिले में स्थित है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के किस स्थल पर अंधी मछलियां पाई जाती हैं? तो देखिए कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान जब आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसका कुटुमसर गुफा जो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती हैं अंधी मछलियां। ठीक है, अगला सवाल है, जसपुर को किस रूप में स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल की गई है? तो इसका ऑप्शन है औद्योगिक केंद्र, पर्यटन केंद्र, शैक्षणिक केंद्र या फिर कृषि केंद्र। राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यटन केंद्र। ठीक है, इस इमेज को ही देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, नेचर कैंप बनाया जाएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, कुनकुरी में किस स्थान पर एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो कुनकुरी कहाँ? तो आपका जसपुर में। ठीक है, कुनकुरी का जो जसपुर है दोस्तों, यहाँ पर आपका मयाली नेचर कैंप बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, मयाली नेचर कैंप के रूप में इसको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 में विष्णुदेव साई जी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, जसपुर में शुरू की गई साहसिक गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कुछ गतिविधियां भी शुरू की गई हैं, जैसे एक्वा साइकिलिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग या फिर बम्पर बोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराग्लाइडिंग। ठीक है, पैराग्लाइडिंग जो गतिविधि है ये यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा एक्वा साइकिलिंग यहाँ पर शुरू किया गया है, कयाकिंग शुरू किया गया है और बम्पर बोट भी यहाँ पर शुरू किया गया है आपका मयाली नेचर कैंप में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का दूसरा विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जसपुर में किया गया है। ठीक है, जसपुर में ही विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, कब किया गया ये? तो मार्च 2025 में। और पहला यदि आपसे पूछ लेगा तो पहला कहाँ किया गया है? दोस्तों पहला किया गया है आपका रायपुर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये युवाओं को पायलट बनाना। ठीक है, युवाओं को पायलट बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है और वर्तमान में 100 लोगों को इसके तहत क्या किया जा रहा है? ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित तीमेनार गांव को 77 साल बाद, सोचिए आजादी के पहली बार, मतलब आजादी जब हुआ, देश को जब आजादी मिली उसके बाद आज यानी कि 77 साल बाद दोस्तों ये तीमेनार गांव जो है यहाँ पर बिजली पहुंची है। ठीक है, तो ये गांव कहाँ कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका बीजापुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार दोस्तों यहाँ पर बिजली पहुंची है 77 सालों बाद, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं, तीमेनार गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो ये जो योजना थी मंझरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत क्या किया गया है? यहाँ पर बिजली पहुंचाया गया है तीमेनार गांव में। अगला देखते हैं, तीमेनार गांव के अलावा और कौन सा अन्य गांव जो है जहां पर पहली बार बिजली पहुंचाई गई है? तो देखिए तीमेनार गांव के अलावा दोस्तों जो आपका नारायणपुर का हंदावाड़ा है। ठीक है, नारायणपुर का कौन सा? हंदावाड़ा, यहाँ पर भी पहली बार बिजली पहुंचाई गई है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली फिल्म सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म सिटी जो है दोस्तों ये मानातूता में स्थापित किया जा रहा है। मानातूता कहाँ है आपका? तो ये रायपुर में स्थित है। कुछ इस तरह का दिखेगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, फिल्म सिटी। अगला देखते हैं,
छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रोत्पला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, चित्रोत्पला जो फिल्म सिटी है इसकी कुल लागत कितनी है? तो इसकी कुल लागत जो है 95.79 करोड़ इसकी कुल लागत है। अगला देखते हैं, चित्रोत्पला फिल्म सिटी के समानांतर मानातूता में किस प्रकार का कन्वेंशन सेंटर बनेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा जो कि जनजातीय सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किस प्रकार का कन्वेंशन सेंटर बनेगा? तो जनजातीय व सांस्कृतिक। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? फिल्म सिटी परियोजना किसके सहयोग से स्वीकृत की गई है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है? स्वीकृत किया गया है, ठीक है। फिल्म सिटी जो परियोजना है किसके सहयोग से स्वीकृत की गई है? तो केंद्र सरकार से सहयोग से स्वीकृत की गई है छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी। कितने करोड़ रुपए दोस्तों इसके लिए? तो 95.79 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए, गोंडवाना जो मरीन फॉसिल पार्क है दोस्तों, ये स्थित है आपका हसदेव नदी तट, जो कि महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला है, यहाँ पर स्थित है आपका गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो आगे देखते हैं, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को किस दर्जे से सम्मानित किया गया है? कौन से दर्जे से इसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसको हाल ही में सम्मानित किया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय भूविज्ञान स्मारक के रूप में, ठीक है। राष्ट्रीय भूविज्ञान स्मारक के रूप में भारत का पहला, याद रहेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का पहला बोल दिया, ठीक है। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को किस दर्जे से सम्मानित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय भूविज्ञान स्मारक के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की खोज किसने की थी? ऑप्शन है डी ए के शर्मा, भूवैज्ञानिक एस के घोष। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूवैज्ञानिक एस के घोष, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या किया कि गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क कितने मिलियन वर्ष पुराने पृथ्वी के इतिहास की झलक दिखाता है? तो आपके ऑप्शन है 100 मिलियन वर्ष, 193 मिलियन वर्ष, 293 मिलियन वर्ष या फिर 393 मिलियन वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 293 मिलियन वर्ष पुराने पृथ्वी के इतिहास की झलक दिखाता है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। अगला देखते हैं, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क किसके संबंध में विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्री जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देख सकते हैं समुद्री जीवाश्म कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं, मवाली मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों, ये जो मवाली मेला है ये ओरछा क्षेत्र जो कि नारायणपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर माता मावली मड़ई महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। 19 से लेकर के 23 फरवरी 2025 में कब किया गया था? तो 19 से 23 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, मावली माता किस देवी के रूप में जानी जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, मावली माता जो है ये दंतेश्वरी देवी के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा प्राचीन काल में बस्तर रियासत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो बस्तर रियासत था दोस्तों, इसे चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। देखिए, बस्तर के जो तत्कालीन राजा थे अन्नम देव, कौन थे? अरे अन्नम देव साहब जो थे, ठीक है, अन्नम देव के दौरान और अन्नम देव के दौरान दोस्तों ये जो बस्तर रियासत था इसे क्या कहा जाता था? तो इसे चक्रकोट कहा जाता था, ठीक है। कौन थे उस टाइम के तत्कालीन राजा? आपसे पूछ सकता है, तो अन्नम देव जी थे, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि चक्रकोट की आराध्य देवी थी मावली माता। कौन थी आराध्य देवी? तो मावली माता थी। अगला सवाल देखते हैं, मणिकेश्वरी देवी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, मणिकेश्वरी देवी इसका जो संक्षिप्त रूप होता है वही होता है माता मावली, ठीक है। माता मावली होता है मणिकेश्वरी देवी का संक्षिप्त रूप। देखिए, आराध्य देवी को क्या कहा जाता है? मणिकेश्वरी नाम संबोधित किया गया यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं, डोंगरगढ़ में कौन सा सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू धार्मिक सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय ईसाई सम्मेलन या फिर अंतर्राष्ट्रीय जैन सम्मेलन। राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन इसका जो आयोजन किया गया था 6 फरवरी 2025 को किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? तो प्रज्ञागिरी तो तीर्थ स्थल है यहाँ पर। यह कौन सा संस्करण था पूछ लेगा, तो 32वां संस्करण था, 32वां संस्करण था, ठीक है। 6 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। डोंगरगढ़ में आयोजित होने वाला बौद्ध सम्मेलन किस तीर्थ स्थल पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल पर, ठीक है। अगला सवाल है,
विद्या समीक्षा केंद्र यानी वीएसके कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर में इसका शुरुआत किया गया है। कब शुरुआत किया गया इसका? तो 30 मार्च को। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपेला, जो कि भिलाई में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक का स्थापना किया गया है। अगला देखते हैं, कौन सा गांव विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ गांव में प्रसिद्ध शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धुड़मारस गांव। ठीक है दोस्तों, धुड़मारस गांव को विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ जो गांव का लिस्टिंग होता है उसमें इसको शामिल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मिचनार किस जिले में स्थित है और किस रूप में जाना जाता है? तो मिचनार जो है दोस्तों ये बस्तर जिले में स्थित है और ये विश्व हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किस नई प्रजाति की खोज हुई थी? ऑप्शन है मेंढक, बाघ, तेंदुआ, गौर। राइट आंसर हो जाएगा मेंढक की खोज हुई है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में शामिल नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों अंबिकापुर, तो ये तो प्रथम चरण में शामिल है। ठीक है, उरकुरा ये भी शामिल है, भानु प्रतापपुर ये भी शामिल है, यानी कि विशाखापट्टनम शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं हम लोग कौन कौन सा शामिल है। 5, तो एक तो अंबिकापुर हो गया, दूसरा उरकुरा, तीसरा भानु प्रतापपुर, चौथा डोंगरगढ़ और पांचवा दोस्तों भिलाई। ठीक है, ये 5 स्थल शामिल है छत्तीसगढ़ में अभी प्रथम चरण में इसके। ठीक है, देखिए दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में शामिल किए गए हैं। विशाखापट्टनम जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसलिए यह छत्तीसगढ़ में शामिल स्टेशनों की सूची में शामिल नहीं है। टॉपिक है छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्व। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर का पदभार 2025 मई 2025 में किसने ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने ग्रहण किया है? तो श्री यशवंत कुमार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यशवंत कुमार जी ने मई 2025 में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो स्थान लिया है वो श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। पूर्व में कौन थी? तो पूर्व में थी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, जिनका स्थान लिए हैं श्री यशवंत कुमार जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री अजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय सिंह दोस्तों वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी हैं वर्तमान में बनाए गए हैं। ठीक है, अरुण देव गौतम जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अरुण देव गौतम वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी हैं। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? तो दोस्तों ये 12th क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 12th क्रम के हैं। ठीक है, पूर्व में कौन थे दोस्तों? पूर्व में थे अशोक जुनेजा। पूर्व में थे अशोक जुनेजा, जिसका स्थान लिए हैं अरुण देव गौतम जी। ठीक है, किसके अनुशंसा पर? तो श्री विष्णुदेव साय जी के अनुशंसा पर। अगला देखते हैं, श्री अरुण देव गौतम को किस पदक से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए क्या पूछा है, पदक से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे भारतीय पुलिस पदक, तो देखिए भारतीय पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया गया है अरुण देव गौतम जी को। राष्ट्रपति पुलिस पदक, तो इससे भी सम्मानित हो चुके हैं। परमवीर चक्र इससे सम्मानित नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्र पदक इससे भी सम्मानित हो चुके हैं। दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरुण देव गौतम जी को कौन से पदक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी इनको भारतीय पुलिस पदक हो गया, राष्ट्रपति पुलिस पदक हो गया और संयुक्त राष्ट्र पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल है, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी को। ठीक है दोस्तों, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी को महानदी जल विवाद, देखिए महानदी जल विवाद जो है ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के बीच में है। ठीक है, अगला देखते हैं, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी किस न्यायालय के न्यायाधीश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी। अगला देखते हैं, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को की नियुक्ति किस अधिनियम की धारा 5A के तहत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो होता है उसकी धारा 5A के तहत जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है महानदी जल विवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ के पहले ट्रांसजेंडर किन्नर सरपंच कौन बने हैं? ऑप्शन है सोनम कौर, सोनू सिंह उरांव, गीता महिला या फिर रीता देवी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनू सिंह उरांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनू सिंह उरांव। ये कहाँ के हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनू सिंह उरांव को इस ग्राम पंचायत में सरपंच चुना गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? चनवारी डांड। दोस्तों ये जो चनवारी डांड गांव है ये आपका एमसीबी जिला में पड़ता है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में पड़ता है आपका चनवारी डांड, जहां की सोनू सिंह उरांव रहने वाली हैं और छत्तीसगढ़ की पहली महिला किन्नर सरपंच है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। मई 2025 में दिनेश मिरानिया किस स्थान पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए? तो देखिए हाल ही में आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन सा हमला हुआ था? तो पहलगाम, पहलगाम में हुआ था। पहलगाम का बेसरन घाटी जो है दोस्तों, यहाँ पर आपका आतंकी हमला हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो दिनेश मिरानिया है ये शहीद हो गए। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव काफी लॉन्ग टाइम तक है, आप सबको पता होगा कि अमिताभ जैन जी हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित समिति के क्या हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी बनाए गए हैं। अगला देखते हैं। श्री अमिताभ जैन किस अन्य पद पर भी कार्यरत हैं? तो दोस्तों देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री अमिताभ जैन जी। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो राज्य नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं सीएम साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राज्य नीति आयोग के मंत्री कौन है दोस्तों? ठीक है, यानी कि तो इसके मंत्री हैं दोस्तों ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी याद रहेगा। अगले सवाल को देखते हैं। डॉक्टर लवली शर्मा को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो कि खैरागढ़ में है। कहाँ है ये आपका? खैरागढ़। इसकी इसके कुलपति नियुक्त किया गया है दोस्तों डॉक्टर लवली शर्मा जी। ठीक है, देखिए दोस्तों जो कुलपति की नियुक्ति होती है ये राज्यपाल करते हैं। ठीक है, किसके तहत? तो आर्टिकल 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। और कौन करते हैं इनकी नियुक्ति? तो इनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों राज्यपाल। ठीक है, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो रमेन डेका जी। रमेन डेका जी दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अगला सवाल है। डॉक्टर लवली शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सितार। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर लवली लवली शर्मा को बोल देगा कि किस कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, तो क्षेत्र में आएगा संगीत। किस क्षेत्र से संबंधित है? कला, विज्ञान, इस टाइप का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लगाइएगा दोस्तों कि संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं डॉक्टर लवली शर्मा। अगला देखते हैं। वीणा साहू को भारतीय सेना में किस पद पर नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों वीणा साहू जो कि बालोद की रहने वाली हैं, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वीणा साहू किस गांव की रहने वाली हैं? तो दोस्तों वीणा साहू जो है ये जमरुआ गांव की रहने वाली हैं। जमरुआ जो कि बालोद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जमरुआ? तो ये आपका बालोद जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है। वीणा साहू का चयन किस सेवा के लिए हुआ है? तो देखिए दोस्तों वीणा साहू का चयन हुआ है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इशिता भार्गव किस राज्य की पहली महिला पायलट है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला पायलट है इशिता भार्गव। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने 200 घंटे, कितना? 200 घंटे विमान उड़ाने का क्या किया है? प्रशिक्षण लिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इशिता भार्गव को किस कंपनी या फिर एयरक्राफ्ट की पहली महिला पायलट घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाकौशल एयरक्राफ्ट का। ठीक है, अगला देखते हैं। इशिता भार्गव किस प्रसिद्ध व्यक्ति की भांजी है? राइट आंसर हो जाएगा खैरागढ़ के रियासत के राजा जो वह पूर्व विधायक, सांसद व स्वर्गीय देवव्रत सिंह। ठीक है, इनकी क्या है? भांजी है दोस्तों इशिता भार्गव जी। अगला देखते हैं। कामेश्वर यादव किस कार्यक्रम या फिर योजना के तहत भारतीय सेना में चुनी गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस योजना के तहत? तो अग्निवीर योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कहाँ की रहने वाली हैं फामेश्वरी यादव? तो दोस्तों फामेश्वरी रहने वाली हैं गरियाबंद जिले की, गरियाबंद जिले की रहने वाली हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर हैं फामेश्वरी यादव। अगला देखते हैं, फामेश्वरी यादव को भारतीय सेना में किस पद पर चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेश्वर यादव छत्तीसगढ़ में किसका गौरव गौरव प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली महिला अग्निवीर का गौरव प्राप्त करने वाली महिला बनी है कामेश्वरी यादव। अगला है, डॉक्टर सलीम राज किस संस्था के अध्यक्ष हैं? दोस्तों ऑप्शन है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल या फिर छत्तीसगढ़ भूमि अधिग्रहण बोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, ठीक है। और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री दर्जा भी प्राप्त हुआ है इनको। डॉक्टर सलीम राज किस संस्था के अध्यक्ष हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग का प्रांतीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर में किया गया था इसका आयोजन, ठीक है। कब से कब तक? तो 1 से 2 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें 11 जो साहित्यकार थे दोस्तों उनकी पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को पर 12 मार्च 2025 को तिरंगा किन्होंने ने फहराया? ऑप्शन है यासी जैन, वंशिका दिगानिया, संजू देवी यादव या फिर शायला आलम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यासी जैन ने, ठीक है। दोस्तों यासी जैन रायगढ़ की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो रायगढ़ जिले की रहने वाली हैं यासी जैन। अगला सवाल है, एनआईटी रायपुर ने 28 फरवरी 2025 को किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरिस कॉसा मानद उपाधि दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ए सोमनाथ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉनमेसी कृषक के रूप में किस कृषक को ICAAR द्वारा सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवनीश पात्र को, ठीक है। दोस्तों अवनीश पात्र ये गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। गरियाबंद के कौन से? तो चिंचिया ग्राम, गरियाबंद का जो चिंचिया ग्राम है यहाँ के रहने वाले हैं। इन्हें ICAAR द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, 16वीं विश्व योग प्रतियोगिता अप्रैल 2025 में भारतीय दल में किस छत्तीसगढ़ी जोड़ी का चयन हुआ है? तो इसमें चयन हुआ है दोस्तों साक्षी वर्मा और विमांशु बंजारे का, ठीक है। और इसका जो आयोजन था ये किया गया था मलेशिया में। कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो देखिए 16वीं विश्व योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था मलेशिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संजू देवी यादव किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी या फिर योग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबड्डी से संबंधित है संजू देवी यादव, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये कोरबा की रहने वाली है, कोरबा की रहने वाली है। दोस्तों इन्होंने 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, क्या की थी उसमें शामिल थी ये। अगला देखते हैं, सायला आलम किस प्रकार की क्रिकेट टीम की ट्रेनर बनी है? ऑप्शन है टीम इंडिया ODI, टीम इंडिया टेस्ट, टीम इंडिया चैलेंजर ट्रॉफी महिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टीम इंडिया जो चैलेंजर ट्रॉफी महिला है इसकी दोस्तों ट्रेनर बनी है सायला आलम, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि सायला आलम कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये दुर्ग जिले की रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की कहाँ की रहने वाली हैं? तो दुर्ग जिले की रहने वाली हैं सायला आलम। अगला क्वेश्चन है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो PM मोदी द्वारा ये अभियान जो था इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक। अगला देखते हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कितने गांव में लागू किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6691 गांव जो गांव है यहां पर किया जा रहा है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ, ठीक है। देखिए 32 जिले के कितने 138 विकास खंड में
138 विकास खंड में दोस्तों 132 जिले के 138 विकास खंड के जो 6,691 ग्राम है, यहाँ पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनजातीय गांवों और आकांक्षी जिलों में सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान का शुभारंभ स्थल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया बस्तर जिले में। ठीक है, बस्तर जिले के कहा तो घाट पदमपुर जो गांव है, यहां पर मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान किस योजना के अंतर्गत संचालित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस 2.0 योजना के तहत दोस्तों मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान को संचालित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें छत्तीसगढ़ ने पूरे देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए 4.5 लाख से भी अधिक नागरिकों का क्या किया गया है, फिर परीक्षण किया गया है छत्तीसगढ़ में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कब किया गया इसका शुभारंभ? तो जनवरी 2025 में सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का शुभारंभ किया गया कबीरधाम में, कबीरधाम। ठीक है, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसके शुभारंभ करते थे विजय शर्मा जी, विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के क्या है? तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। अगला देखते हैं, सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को क्या करना, बढ़ावा देना। अगला देखते हैं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसमें छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया था ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो देखिए इसमें छत्तीसगढ़ को 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की ओर से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय दयाराम जी ने। ठीक है दोस्तों, विजय दयाराम जी ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, ये जो दयाराम जी हैं ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा जो अभियान है दोस्तों, इसका शुभारंभ किया गया 15 जनवरी 2025 को। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को कहां किया गया था इसका शुभारंभ? तो जसपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ स्थल कौन सा है? तो अभी हमने देखा जसपुर। तो देखिए जसपुर का जो बगिया क्षेत्र है यहां पर दोस्तों स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के क्षेत्र है जसपुर और यहीं पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का संचालन किन विभागों के सहयोग से हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के सहयोग से आपका स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती है इनको बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना आपका स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का उद्देश्य है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का उद्देश्य है। अगला सवाल है, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का विशेष लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है दोस्तों ये जसपुर जिले में, देखिए जसपुर को स्पेशल फोकस किया गया है इसमें, जसपुर जिले में कुपोषण को मुक्त करना, क्योंकि सीएम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? तो जसपुर के रहने वाले हैं, इसलिए इसमें जसपुर को काफी फोकस किया गया है। तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कि स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का विशेष लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जसपुर जिले में कुपोषण को मुक्त करना।
प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ को मिला है 5वां स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को? तो 5वां स्थान मिला है प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी, पूछ दिया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई मई 2025 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये जो वय वंदना योजना है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य है। काफी अच्छा सराहनीय पहल है। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान वय वंदना कार्ड कितने वरिष्ठ नागरिकों को वितरित किए गए हैं? तो दोस्तों, ये जो आयुष्मान वय वंदना कार्ड है, ये वितरित किए गए हैं 3,60,000 से भी अधिक नागरिकों को वितरित किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोर गांव मोर पानी अभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा मोर गांव मोर पानी अभियान 2025 का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? तो 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल जतन अभियान का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, बाल जतन जो अभियान है, इसका उद्देश्य घुमंतु बच्चों को क्या करना, शिक्षा से जोड़ना। ये बाल जतन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है ये बाल जतन अभियान? तो ये महिला बाल विकास के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प जसपुर अभियान का संबंध किससे है? दोस्तों, संकल्प जसपुर जो अभियान है, इसका संबंध है जसपुर जिले में महिलाओं को क्या करना, जागरूक करने से संबंधित है आपका संकल्प जसपुर अभियान। ठीक है, ये भी महिला बाल विकास के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हमर सुघर लइका अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, जहां भी लइका बोल देगा वहां समझ जाइएगा कि ये महिला बाल विकास के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ठीक है, कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल है, नई चेतना जेंडर 2.0 अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, ये लिंग आधारित हिंसा को रोकथाम के लिए आपका अभियान चलाया जा रहा है, नई चेतना जेंडर 2.0 अभियान। अगला सवाल देखते हैं, निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान किस विभाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है आपका निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान। ठीक है, देखिए इसके तहत स्वस्थ व टीबी की जांच करना, क्या किया जाएगा इसके तहत, कि स्वस्थ व टीबी की जांच किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल फिर चलें अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, बीजापुर का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहां पर स्कूल फिर चलें अभियान संचालित किया जा रहा है। अगला देखते हैं, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नन्हे फरिश्ते का जो उद्देश्य है, ये रेलवे स्टेशन जो होते हैं दोस्तों, वहां पर ट्रेनों में संकटग्रस्त बच्चों को क्या करना, बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का। नेक्स्ट देखते हैं, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ठीक है, नशे के विरुद्ध, बच्चे में नशों के खिलाफ क्या करना, जागरूकता को बढ़ाना, इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, संकल्प जसपुर अभियान में निम्नलिखित में से कौन सा जो उद्देश्य है वो शामिल नहीं है? देखते हैं ऑप्शन, बाल विवाह की रोकथाम, तो ये तो शामिल है, देखा था। टीकाकरण के लिए जागरूकता, ये भी शामिल है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल खोलना, तो ये तो बस्तर क्षेत्र का हो जाएगा, यानी कि जसपुर में नहीं आएगा। सर्पदंश के लिए जागरूकता, ये भी राइट। दैट मीन्स दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल खोलना, ये आपका उद्देश्य नहीं है संकल्प जसपुर अभियान का। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः कब शुरू किया गया? अब देखिए यहां पर क्या वर्ड आया है, पुनः वर्ड आया है, यानी कि ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना था, इसको पहले भी शुरू किया जा चुका है। ठीक है, तो पहले कब शुरू किया गया था? तो इसका 4 दिसंबर 2012 को, ठीक है, 4 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को डॉक्टर रमन सिंह, उस टाइम पे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, ठीक है, इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो ये जो योजना था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अभी जब बीजेपी की फिर से गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने इसका पुनः शुरुआत किया है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय जी हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं सीएम साय, और इन्होंने दोस्तों 27 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः शुभारंभ किया है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखते हैं,
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जो योजना है, इसका दोस्तों उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके तहत 60 प्लस, जो 60 साल से अधिक आयु वाले हैं, उनको इसके तहत दर्शन तीर्थ व्रत कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो कथन देखते हैं हम लोग, यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, योजना का लाभ केवल 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा था कितने, 60 प्लस से अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनको मिलता है इसका लाभ। ठीक है, योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराना है, तो ये जो होगा दोस्तों कथन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लाभार्थी को आयकर दाता होना अनिवार्य है, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना था? तो 60 था, और दिव्यांगजनों के लिए दोस्तों 18 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल योजना में शामिल नहीं है? देखते हैं, काशी, वैष्णो देवी, गोवा या फिर अमृतसर। तो इसका देखिए गोवा शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है, यहाँ पर घूमने के लिए, आपके इंजॉयमेंट के लिए नहीं लेके जाया जाता है। तो तीर्थ दर्शन जो योजना है दोस्तों, ये आपका काशी, वैष्णो देवी, अमृतसर। ठीक है, इसके अलावा 19 अन्य स्थलों पर, अन्य जो धार्मिक स्थल है, ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है दोस्तों, लेकर जाया जाता है इसके तहत। अगला देखते हैं, श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, रामलला दर्शन जो योजना था, इसकी शुरुआत हुई थी 5 मार्च 2024 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने किया था इसका शुरुआत? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, सीएम साया जी के द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना का शुरुआत किया गया। अगला देखते हैं, श्री रामलला दर्शन योजना का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, जो रामलला दर्शन योजना था, इसका उद्घाटन किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। ठीक है, कहां पर किया? तो रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखते हैं, श्री रामलला दर्शन योजना किस प्रकार की यात्रा को कवर करती है? देखते हैं, शैक्षणिक यात्रा, व्यावसायिक यात्रा, धार्मिक यात्रा या फिर चिकित्सा यात्रा। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि धार्मिक यात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री रामलला दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु सीमा क्या है? तो हमने देखा था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कितना था? तो 60 प्लस था। ठीक है, लेकिन श्री रामलला दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की जो आयु सीमा रखी गई है वो कितनी है? 18 से 75 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किस संस्था के साथ में साझेदारी किया है, यानी कि MOU किया है? ठीक है, किस संस्था के साथ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IRCTC और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ श्री रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है? MOU किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, श्री रामलला दर्शन योजना में अयोध्या के अलावा और कौन सा धार्मिक स्थल शामिल है? ऑप्शन है मथुरा, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, वाराणसी और द्वारिका। दो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री रामलला दर्शन योजना में अयोध्या के अलावा, ठीक है, काशी विश्वनाथ हो गया और वाराणसी, यहां पर क्या किया जाएगा? इन धार्मिक स्थलों पर ही आपको लेकर जाया जाता है इसके तहत। अगला देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये जो योजना था इसकी शुरुआत हुई 20 जनवरी 2025 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 जनवरी 2025 को भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुरुआत किया गया। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ हुआ ये रायपुर में किया गया इसका शुभारंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को प्रति वर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो देखिए दोस्तों इसके तहत प्रति वर्ष 10,000 रुपए की क्या किया जाता है? आर्थिक सहायता दिया जाता है, जो कि डायरेक्ट जो है दोस्तों वो बैंक खाते में जाता है किसानों के। ठीक है, नेक्स्ट है,
छत्तीसगढ़ सुशासन पाठ्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो सुशासन पाठ्यक्रम है, ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ 13 अप्रैल 2025 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो शुभारंभ किया दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ इसका शुभारंभ किया गया? तो रायपुर में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सुशासन पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो सुशासन पाठ्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका गवर्नेंस में दक्षता, पारदर्शिता और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ इसका शुभारंभ हुआ? तो नवा रायपुर में, नवा रायपुर में दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना के शुभारंभ किया किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्मृति शरण और भीम सिंह जी के द्वारा छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि जो स्मृति शरण जी हैं, ठीक है, ये भारत सरकार की संयुक्त सचिव हैं और जो भीम सिंह जी हैं ये छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपका आईआईएम रायपुर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सुशासन विभाग या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का संचालन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना के अंतर्गत कौन सा मिशन शामिल है? ऑप्शन है बिहान, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना के लाभार्थी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवीटीजी समुदाय, यानी कि पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा जनजाति, ये सभी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना के लाभार्थी हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत 5,000, ठीक है, 5,000 अति गरीब परिवार जो होंगे इनको क्या किया जाएगा? लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो मोबाइल टावर योजना है इसका शुभारंभ हुआ 3 मार्च 2025 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य है सरगुजा और बस्तर संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाकर संचार सुविधा का विकास करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री परिवहन योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा मंत्रालय करता है? परिवहन मंत्रालय करता है मुख्यमंत्री परिवहन योजना का संचालन। ठीक है, देखिए 3 मार्च 2025 को इसका क्या किया गया? घोषणा किया गया था। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी कामकाज में शामिल करके प्रशासनिक कार्यों में अनुभव प्राप्त करना मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप योजना का उद्देश्य है। ठीक है, इसका भी घोषणा कब हुआ? तो इसका घोषणा हुआ 3 मार्च को, 3 मार्च 2025 को इसका भी घोषणा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता के सौर पैनल पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए 2 से 3 किलोवाट जो होते हैं दोस्तों इसमें 40%, ठीक है, और वहीं पे 3 किलोवाट होता तो इसमें 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का लक्ष्य क्या है? तो देखिए मुख्यमंत्री जो नगरोत्थान योजना है दोस्तों इसका लक्ष्य है 14 नगर निगमों का क्या करना? विकास करना। देखिए छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम कौन कौन से हैं? तो रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, भिलाई, चरौदा, रिसाली, चिरमिरी, धमतरी और बीरगांव, ये सभी क्या है? आपके 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ के। तो मुख्यमंत्री जो नगरोत्थान योजना है इसका लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के जो 14 नगर निगम है दोस्तों इनका विकास करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक निर्माण विभाग करता है। ठीक है, देखिए 14 नगर निगमों में सुनियोजित बाईपास एवं रोड निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना का संचालन किया जा रहा है।
पहली लीजेंड 90 लीग 2025 का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों जो पहली लीजेंड 90 लीग 2025 था इसका आयोजन किया गया 6 से 18 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका जो आयोजन था वो रायपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो पहली लीजेंड 90 लीग 2025 का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन 6 से 8 फरवरी 2025 के बीच में रायपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लीजेंड 90 लीग 2025 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि रायपुर में है दोस्तों। यहां पर लीजेंड 90 लीग 2025 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के कप्तान कौन थे? ऑप्शन है शिखर धवन, हरभजन सिंह, सुरेश रैना या फिर डेविड ब्रावो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों सुरेश रैना जो थे ये छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के क्या थे? कप्तान बनाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीजेंड 90 लीग 2025 के फाइनल में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने किसे हराया? तो देखिए दोस्तों फाइनल जो मैच था उसमें छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और कहां के बीच मैच हुआ था? तो राजस्थान किंग्स के बीच में मैच हुआ था। तो छत्तीसगढ़ वॉरियर्स जो था दोस्तों इसने जीत हासिल किया और राजस्थान किंग्स को हराकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल कब आयोजित हुआ? तो इसका जो फाइनल था दोस्तों ये आयोजित किया गया था 16 मार्च 2025 को, ठीक है। जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 था इसके फाइनल मैच का आयोजन किया गया था 16 मार्च 2025 को। कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में किया गया था, जो कि रायपुर में स्थित है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, IML 2025, ठीक है। IML यानी कि क्या? अभी हमने देखा था इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, ठीक है। तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में कितने टीमों ने शामिल थी? IML 2025 में कितनी टीमें जो थी वो शामिल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। इमेज को देख के ही समझ में आ रहा होगा कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 6 टीमें रही होंगी। पहला इंडियन मास्टर्स, श्रीलंका मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स, इंग्लैंड मास्टर्स, वेस्ट इंडीज मास्टर्स और साउथ अफ्रीका मास्टर्स, ठीक है। ये 6 टीमें जो थी दोस्तों ये IML 2025 में शामिल थी। अगला सवाल है, IML 2025 फाइनल में इंडिया मास्टर्स ने किसे हराया? तो देखिए दोस्तों जो फाइनल मैच खेला गया था वो इंडिया मास्टर्स और किसके बीच में किया गया था? तो वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था, ठीक है। जिसमें दोस्तों इंडिया मास्टर्स ने, ठीक है, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IML 2025 फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, अंबाती रायडू, शहबाज नदीम या फिर विनय कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबाती रायडू, ठीक है। दोस्तों IML 2025 का जो फाइनल था इसमें मैन ऑफ द मैच बने अंबाती रायडू। अगला क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया गया था। देखिए इसका जो आयोजन था ये 28 जनवरी से लेकर के कब तक चला था? तो ये 14 फरवरी तक चला, ठीक है। 14 फरवरी तक 2025 तक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ ने 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो 38वां राष्ट्रीय खेल था इसमें पदक के मुकाबले में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 25वां स्थान हासिल किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो कुल 16 पदक प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ को, ठीक है। जिसमें से 3 गोल्ड, ठीक है। और इसके बाद 4 रजत पदक कितने प्राप्त हुए? तो रजत पदक प्राप्त हुए दोस्तों 4। और आपका कांस्य पदक कितने प्राप्त हुए? तो कांस्य पदक प्राप्त हुए 9, ठीक है। 3, 4 और 9 कितने हो गए? तो 16 हो गए टोटल। अगला सवाल देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए पुरुष भारोत्तोलन में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय कुमार ने, ठीक है। दोस्तों विजय कुमार ने जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 था इसमें पुरुष भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक हासिल किया, ठीक है, विजय कुमार जी ने। याद रखिएगा दोस्तों 55 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कितने? तो 55 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक। अगला सवाल देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 जो ज्ञानेश्वर यादव हैं इन्होंने कौन सी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महिला भारोत्तोलन में, ठीक है। महिला भारोत्तोलन का जो 49 किलोग्राम का श्रेणी था इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगला देखते हैं,
और तीसवा राष्ट्रीय खेल 2025 जो मीसा सिंधु हैं, इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलारीपयट्टू। ठीक है, कलारीपयट्टू में देखिए ये जो फाइट इवेंट था ये कितने का था? तो 40 से 60 किलोग्राम। कितना का था फाइट इवेंट जो था? ये 40 से 60 किलोग्राम ग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगले सवाल देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 कब आयोजित हुआ? तो इसका जो आयोजन था दोस्तों ये 11 से लेकर के 13 मार्च 2025 के बीच में कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 छत्तीसगढ़ की छोटी मेहरा ने किन स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन है दोस्तों 100 मीटर और 200 मीटर, गोला फेंक और चक्र फेंक, भाला फेंक और लंबी कूद, 400 मीटर और डिस्कस थ्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोला फेंक और चक्र फेंक में। ठीक है, गोला फेंक और चक्र फेंक में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में जो छत्तीसगढ़ की छोटी मेहरा है इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो छोटी मेहरा है ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये कबीर धाम की रहने वाली हैं, कबीर धाम जिले की रहने वाली हैं छोटी मेहरा। अगला सवाल देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसमें भारत ने कुल 134 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह को किस फ्रेंचाइजी ने कितनी राशि में रिटेन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब किंग्स ने। ठीक है, 5.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया इनको। देखते हैं अगला, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के जो अजय मंडल हैं इनको किस फ्रेंचाइजी ने कितनी राशि में खरीदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली कैपिटल ने इनको 30 लाख रुपए में खरीदा। सर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह व शुभंकर का अनावरण कब और किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 नवंबर 2024 को। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा दोस्तों बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह व शुभंकर का अनावरण किया गया। ठीक है, और इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 5 नवंबर 2024 श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, तो आप यहीं पर कंफ्यूज होइएगा दोस्तों, ये जो डेट है ये क्या है? आपका जो खेल प्रारंभ हुआ था यानी कि 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो खेल चला था वो डेट है। ठीक है, 5 नवंबर को क्या हुआ था दोस्तों? तो 5 नवंबर को खेल का शुरुआत हुआ था। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह और इसका शुभारंभ कब हुआ था बस्तर ओलंपिक का? तो इसका शुभारंभ हुआ था 2 नवंबर 2024 को। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 2 नवंबर 2024 श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर ओलंपिक के शुभंकर में किन्हें शामिल किया गया था? देखते हैं दोस्तों किसे शामिल किया गया। तो एक तो वन भैंसा और दूसरा पहाड़ी मैना, तीसरा बाघ, इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, बस्तर ओलंपिक में किसको किसको शामिल किया गया है? तो वन भैंसा को और पहाड़ी मैना को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों को ही शामिल किया गया है। दोस्तों वन भैंसा ये क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय राजकीय पशु है। ठीक है, इसके अलावा जो कि पहाड़ी मैना है ये छत्तीसगढ़ का राजकीय क्या है? पक्षी है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो पहाड़ी मैना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर ओलंपिक 2024 की आयोजन कब से कब तक किया गया था? देखिए दोस्तों बस्तर ओलंपिक 2024 का जो आयोजन था, अब पूछा है क्वेश्चन क्या चीज का? तो आयोजन का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कब से कब तक? तो 5 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, 2 नवंबर 2024 को क्या हुआ था? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बस्तर ओलंपिक का शुरुआत किया गया था। याद रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीपीआर छत्तीसगढ़ के अनुसार बस्तर ओलंपिक 2024 का शुरुआत कब हुआ? ठीक है, अब यहीं से आपको ये बस्तर ओलंपिक के डेट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों 2 नवंबर 2024 मैंने क्या बताया था इस दिन कि लोगो हो गया। ठीक है, लोगो और शुभंकर, लोगो और शुभंकर का क्या हुआ था दोस्तों? इस दिन अनावरण हुआ था। इसके अलावा बस्तर ओलंपिक का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था बस्तर ओलंपिक का। यहां से बस्तर ओलंपिक का क्या हुआ था? आपका शुरुआत हुआ था 2 नवंबर 2024। इस क्वेश्चन का यानी कि राइट आंसर होगा 2 नवंबर 2024। ठीक है, इसके अलावा 5 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक इस दिन क्या चला था दोस्तों? इस दिन तक आपका चला था खेल का आयोजन हुआ था, खेल का आयोजन हुआ था।
कब से कब तक? तो 5 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। इसके अलावा 15 दिसंबर मैंने क्यों लिखा है? तो 15 दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? समापन समारोह हुआ था, समापन समारोह, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये सारे के सारे। ये इससे आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जैसे 2 नवंबर को क्या हुआ था? तो खेल का शुरुआत हुआ था, सिंपल सा बात है, ठीक है। कि जो बस्तर ओलंपिक था इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 2 नवंबर 2024 को। आयोजन कब से कब तक किया गया था? 5 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक आयोजन किया गया था। समापन समारोह कब था? तो 15 दिसंबर 2024 को समापन समारोह था, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, याद रहेगा। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक की समापन तिथि। तो अभी मैंने बताया, तुरंत क्लियर होगा आपको, ठीक है। समापन तिथि क्या है? तो 15 दिसंबर 2024, ठीक है। बस्तर ओलंपिक का समापन तिथि क्या है? तो 15 दिसंबर 2024 को बस्तर ओलंपिक का समापन तिथि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बस्तर ओलंपिक समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कब शामिल हुए थे? तो ये पीछे में आपको डेट दिख रहा होगा, 15 दिसंबर, ठीक है। इस दिन शामिल हुए थे। कहां पर शामिल हुए थे? तो जगदलपुर में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। जगदलपुर का जो प्रियदर्शनी स्टेडियम है वहां पर समापन समारोह था। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक खेल का आयोजन कुल कितने चरणों में किया गया था? तो देखिए इस खेल का जो आयोजन था दोस्तों 3 चरणों में किया गया था, ठीक है। पहला, दूसरा और आपका तीसरा चरण। तो देखते हैं कौन कौन से चरण थे दोस्तों। जो पहला चरण था ये था विकास खंड स्तरीय था, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो चरण था इस ये जिला स्तरीय था, और तीसरा जो चरण था दोस्तों ये संभाग स्तरीय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कुल 11 खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? तो देखते हैं दोस्तों, एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स, डिस्कस थ्रो, इसी में जेवलिन थ्रो और तीरंदाजी, ठीक है। बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे जूनियर, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकसी, इन 11 खेलों को दोस्तों बस्तर ओलंपिक 2024 में, अभी 2024 में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों की कुल संख्या लगभग कितनी है पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.65 लाख से अधिक है बस्तर ओलंपिक 2024 में जो खिलाड़ी शामिल हुए हैं उनकी संख्या, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर ओलंपिक का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया था? तो इसका जो आयोजन था दोस्तों, एक तो खेल व युवा कल्याण विभाग के द्वारा किया गया था। अब खेल चल रहा है तो खेल विभाग के द्वारा तो होगा ही, ठीक है। और युवाओं का खेल चल रहा है तो युवा विभाग भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस विभाग, भाई सुरक्षा कौन करेगा? तो पुलिस वाले करेंगे। तो तीनों ही विभाग दोस्तों इसमें इन्वॉल्व थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक के किन खेलों में केवल 2 स्तर, जिला स्तर व संभाग स्तर पर ही खेला जाएगा? कौन कौन से 2 खेल? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। एक तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग और दूसरा हॉकी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह, देखिए बस्तर ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह में किन खेलों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बस्तर ओलंपिक का जो प्रतीक चिन्ह है इसमें कौन कौन से खेलों को दर्शाया गया है बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, तीरंदाजी, तीर मार रही है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है दोस्तों? तो ये खेल रहा है हॉकी, भाई। तो ये हॉकी खेल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है? तो ये भारोत्तोलन खेल है, ये उठाया हुआ है ऊपर, और ये पैर से मार रहा है फुटबॉल को, यानी कि क्या होगा? फुटबॉल हो गया। ये वॉलीबॉल, हाथ से क्या कर रहा है? मार रहा है बॉल को, यानी वॉलीबॉल। दैट मीन्स दोस्तों उपरोक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी, हॉकी, भारोत्तोलन, फुटबॉल और वॉलीबॉल, इन सभी को क्या किया गया है दोस्तों? बस्तर ओलंपिक का जो प्रतीक है उसमें दिखाया गया है। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक लोगों के नीचे गोड़ी बोली में लिखे स्लोगन करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर का अर्थ है। देखिए आप लोग बस्तर के होंगे तो जानते होंगे, करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर, ठीक है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, खेलेगा बस्तर तभी तो बस्तर बढ़ेगा, यानी कि बढ़ेगा बस्तर, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, याद रहेगा। करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर, खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर। अगला देखते हैं,
बस्तर ओलंपिक में किन किन खेलों को शामिल किया गया है? तो देखिए, देखते हैं दोस्तों किन किन खेलों को शामिल किया गया है। एक है कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो, बैडमिंटन, तीरंदाजी, रस्साकशी, यानी कि सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन में जितने भी दिए हुए हैं, कबड्डी, एथलीट्स, खो खो, बैडमिंटन, तीरंदाजी, रस्साकशी, इन सभी को दोस्तों बस्तर ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक 2024 के प्रथम, द्वितीय व तृतीय खेल चरण के स्तर क्रमानुसार हैं। कौन कौन से स्तर थे पहले, दूसरे और तीसरे चरण के, तो वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो था पहले क्या था, विकासखंड स्तर था। ठीक है, विकासखंड विकासखंड, और दूसरा था क्या दोस्तों, जिला स्तरीय, यानी इसमें जिला है। इसके बाद तीसरा स्तर था संभाग स्तर। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासखंड, जिला व संभाग स्तरीय। ठीक है, 3 स्तर पर बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, बस्तर ओलंपिक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है शासन व जनता का मजबूत व प्रत्यक्ष संबंध स्थापना, ये राइट हो जाएगा। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है, ये भी राइट हो जाएगा। युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचान कर खिलाड़ी बनाना, ये भी राइट हो जाएगा। दैट मीन्स उपरोक्त सभी जो होगा ये बस्तर ओलंपिक 2024 के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर ओलंपिक का जो समापन समारोह था ये किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, बस्तर ओलंपिक का जो समापन समारोह था ये आयोजित किया गया था दोस्तों प्रियदर्शनी स्टेडियम, जो कि जगदलपुर में स्थित है। यहां पर बस्तर ओलंपिक 2024 का समापन समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था इसका आयोजन? तो 15 दिसंबर को। ठीक है, इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह की स्टेडियम कहाँ है? तो रायपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक खेल आयोजन में कुल कितने नुआबाट यानी कि आत्मसमर्पित माओवादी ने हिस्सा लिया? तो देखिए दोस्तों, बस्तर में देखा होगा आपने बहुत सारे अभियान चलाए गए नक्सलियों के खिलाफ। ठीक है, तो उसमें से जो समर्पित कर दिए कुछ लोग, ठीक है, आत्मसमर्पित कर दिए, उनकी उनको भी बस्तर ओलंपिक में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो उसमें से कितने लोगों ने हिस्सा लिया पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 से अधिक। ठीक है, अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक में माओवादी हिंसा से प्रभावित कितने दिव्यांग खिलाड़ी, अब दिव्यांग कितने दिव्यांग खिलाड़ी थे उसमें से, ठीक है, उन्होंने हिस्सा लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 से अधिक। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक संभाग स्तरीय प्रतिस्पर्धा में कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 2422, 24-22 याद रखिएगा। ठीक है, 24-22 जो खिलाड़ी थे ये संभाग स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक के खिलाड़ियों को कुल कितने आयु वर्ग में विभाजित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये जो खेल था बस्तर ओलंपिक, इसमें 2 आयु वर्ग में विभाजित किया गया था। ठीक है, कौन कौन से? एक तो 14 से 17 वर्ष की आयु, और दूसरा 17 वर्ष की आयु से जो अधिक के थे उनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक में सम्मिलित खेल नहीं है, देखते हैं भाई कौन सा नहीं है। एथलेटिक्स ये तो सम्मिलित था, तीरंदाजी भी सम्मिलित है, बैडमिंटन भी, दैट मीन्स जूडो नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक में सम्मिलित खेल नहीं है, तो देखते हैं, फुटबॉल तो सम्मिलित है, ठीक है, हॉकी भी सम्मिलित है, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग भी सम्मिलित है, गेड़ी दौड़ ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, गेड़ी दौड़ देखे होंगे आप लोग। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है बस्तर ओलंपिक 2024 में। फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग ये तीनों ही सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक में सम्मिलित खेल नहीं है, फिर से देखते हैं क्या सम्मिलित नहीं है। कराटे, तो कराटे तो सम्मिलित है, कबड्डी ये भी सम्मिलित है, फुगड़ी, तो देखिए दोस्तों फुगड़ी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, खो खो सम्मिलित है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह जो है, ये जो प्रतीक चिन्ह है इसमें किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये दोस्तों ये जो दिख रहा है दोनों साइड, ये क्या है? वाद्य यंत्र है। तो इसमें इसको क्या कहा जाता है? तुरही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुरही। किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? तो तुरही को दर्शाया गया है। अगला देखते हैं,
संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को किस रूप में स्थापित एवं प्रचारित किया जाएगा? ठीक है, किस रूप में दोस्तों उत्सव मनाया जाएगा उसका? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। संभाग के यूथ आइकॉन, बस्तर की यूथ आइकॉन, छत्तीसगढ़ का यूथ आइकॉन, या फिर यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बस्तर का यूथ आइकन। ठीक है, जो संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को किस रूप में स्थापित एवं प्रचारित किया जाएगा? तो बस्तर के यूथ आइकॉन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संजू देवी ने 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय टीम में क्या भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोच की भूमिका निभाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल मैच में संजू देवी की अगुवाई में भारतीय टीम ने किस देश को हराया? ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, ईरान या फिर दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान को हराया। ठीक है, फाइनल में किसे हराया? तो ईरान को। नेक्स्ट है, कमला देवी मंगतानी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीती कमला देवी मंगतानी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप सबकी डिमांड पर फाइनली करंट अफेयर 2025 का कंप्लीट पीडीएफ बन चुका है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ में एमसीक्यू मिलेगा। इनफैक्ट इस वीडियो में आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें उससे भी ज्यादा प्रश्न कवर किए गए हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और मात्र 40 रुपए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9131897781 पर भेज देना है। आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा।